नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं जीव विज्ञान में अध्याय 6 की, जो है वंशागति का आणविक आधार, और इसका 3 भाग हमने प्रोवाइड करवा दिया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 4 के बारे में। किसके बारे में? तो भाग 4 के बारे में। भाग 3 में हम लोग जो है खूब अच्छे से जान चुके हैं कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो आनुवांशिक पदार्थ जो है डीएनए होता है। इसी डीएनए पर जो है सूचनाएं निहित होती है, और उन्हीं सूचनाओं को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए के ही द्वारा पहुंचाया जाता है। हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल लिए थे कि हमारे शरीर का त्वचा का रंग जो है मेलेनिन के कारण होता है। यदि शरीर में मेलेनिन नहीं बनेगा तो त्वचा का रंग जो है क्या हो जाएगा? त्वचा का रंग सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन जो डीएनए होता है उस पर मेलेनिन बनाने वाली सूचना निहित होती है, इसलिए अगली पीढ़ी में वह सूचना जाता है और अगली पीढ़ी में भी त्वचा का रंग निर्धारित होता है। यहाँ तक बात हम लोग जो है क्लियर कर चुके थे। हम लोग ये भी जान चुके थे कि डीएनए है क्या। इसे जो है पूरा नाम इसका कहा जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें हम लोगों ने जाना कि डीएनए में क्या होता है। तो हम लोग वहाँ पे जान चुके हैं डीएनए की संरचना में कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। वहाँ पे हमने बताया था कि आप जो है इसे याद करिए। जो भी हम बातें यहाँ पे बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए। यदि आप याद करेंगे तो आगे का जो टॉपिक है आपके लिए सरल हो जाएगा। कुछ भी हार्ड नहीं है। आप जो है थोड़ा सा प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छे से यह टॉपिक जो है समझ में आएगा। तो आज हम जानेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे डीएनए की संरचना पर। वहाँ पे हमने कुछ बातें बताया हुआ था, उन बातों को भी हम यहाँ पे दोहराएंगे, और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे डीएनए की संरचना। तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हम लोग जो है वहाँ पे जाने हैं। सबसे पहली बात इसको याद कर लेना है। जो भी हम यहाँ पे बातें बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए। सबसे पहला बात क्या है? तो डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, हमने बताया हुआ है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि न्यूक्लियोटाइड का एक अणु, और इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के अणु आएंगे। जैसे कि यह एक न्यूक्लियोटाइड का अणु है, यह एक न्यूक्लियोटाइड का अणु है, यह एक न्यूक्लियोटाइड का अणु है, यह एक तो कहने का क्या मतलब कि यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियोटाइड के अणु हजारों की संख्या में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक डीएनए संरचना का निर्माण होता है। इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, अब फिर उसके बाद से एक और न्यूक्लियोटाइड होगा, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला। पॉली मीन्स बहुत सारे, किसके? तो न्यूक्लियोटाइडों के। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला से जो है क्या है, तो डीएनए का निर्माण होता है, या कह सकते हैं कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। ये बात हमने भाग 1 में बताया हुआ है। ये बात जो है हमने भाग 1 में बताया हुआ है। पॉली का मतलब बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब? न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब है 3 चीज़ें। एक क्या है? तो नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजनी क्षार। उसके बाद से दूसरा क्या है? तो पेंटोस शर्करा है, पेंटोस शर्करा है, और
तीसरा क्या है, तो फास्फेट समूह है, फास्फेट समूह है। नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं, तो बताया गया कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 5 जो होते हैं नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2। एक प्यूरिन बेस्ड और दूसरा पिरिमिडिन बेस्ड। पिछले लेक्चर में हमने बताया हुआ है, पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक। वहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं। ये भी पेंटोस शर्करा 2 प्रकार का होता है। पेंटोस शर्करा कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक को कहा जाता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा और दूसरे को कहा जाता है राइबोस शर्करा। डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में और राइबोस शर्करा किस में? आरएनए में। तो हम यहाँ पे बात किसकी करेंगे? डीऑक्सीराइबोस शर्करा का, क्योंकि क्या है, हम पढ़ रहे हैं डीएनए की संरचना, यही तो पढ़ रहे हैं ना। तो बात किया जाएगा किसका? डीऑक्सीराइबोस शर्करा का। फास्फेट समूह का मतलब क्या? PO4। PO4 को हम लोग कहेंगे क्या? फास्फेट समूह। तो क्या मतलब कि नाइट्रोजनी क्षार 5 प्रकार का होता है, लेकिन डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार कितने होते हैं? डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन सा? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और उसके बाद से होता है थायमीन। यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है, थायमीन आरएनए में नहीं पाया जाता है। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है, लेकिन आरएनए में पाया जाता है, ठीक। तो ये बात यहाँ पे याद रखिए। उसके बाद से जो पेंटोस शर्करा है, पेंटोस शर्करा, पेंट का मतलब 5, पेंट का मतलब क्या? 5, शर्करा मतलब कि शुगर। तो पेंटोस शर्करा 5 कार्बन युक्त जो शर्करा होती हैं उसी को कहते हैं पेंटोस शर्करा। तो पंच कार्बनीय शर्करा भी इसे कहते हैं। क्या? पंच कार्बनीय शर्करा। और डीएनए में जो पंच कार्बनीय शर्करा पाई जाती है वो क्या है? डीऑक्सी राइबोस क्या? शर्करा, यानी कि शुगर शर्करा, ये पाई जाती हैं। डीऑक्सी राइबोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार ये 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। यहाँ तक बात समझ में आई। और फास्फेट समूह का मतलब कि PO4। फास्फेट समूह का मतलब क्या? तो PO4। देखिए, तो यहाँ पे जो है अब हम देखेंगे क्या कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है? तो नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं, पेंटोस शर्करा मिलता है और फास्फेट समूह। नाइट्रोजनी क्षार, उसके बाद से पेंटोस शर्करा यानी कि शुगर और फास्फेट समूह, ये मिलते हैं तो क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब बात करेंगे कि नाइट्रोजनी क्षार कितने हैं? तो 4 है, 1, 2, 3 और 4। यानी कि क्या होगा? इसमें नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या भी 4 होगी। नाइट्रोजनी क्षार भी कितने प्रकार के? नाइट्रोजनी क्षार कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड भी कितने प्रकार के होंगे? तो 4 प्रकार के। एक एडेनिन वाला, दूसरा ग्वानिन वाला, तीसरा साइटोसिन वाला और चौथा थायमीन वाला। तो जो नाइट्रोजनी क्षार न्यूक्लियोटाइड होंगे, जो न्यूक्लियोटाइड होंगे ये भी 4 प्रकार के होंगे। एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड और थायमीन वाला न्यूक्लियोटाइड। क्या मतलब इसका? एडेनिन, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट मिलेंगे तो एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, इसकी संख्या 1 हो गई। उसके बाद से ग्वानिन वाला नाइट्रोजनी क्षार, उसके बाद से डीऑक्सी राइबोस शुगर और फास्फेट समूह मिलेंगे तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और तीसरा न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन वाला यानी कि साइटोसिन, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह। और उसके बाद से तीसरा बनेगा थायमीन वाला नाइट्रोजनी क्षार, उसके बाद से शुगर, डीऑक्सीराइबोस शर्करा वाला, उसके बाद से फास्फेट समूह। कुल मिलाकर के 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड इसमें पाए जाएंगे। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। मतलब क्या? जितने प्रकार के क्षार उपस्थित होंगे नाइट्रोजनी क्षार, उतने ही प्रकार के उसमें न्यूक्लियोटाइड होंगे। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होंगे, लेकिन इनकी संख्या बहुत सारी होगी।
इनकी संख्या क्या होगी, बहुत सारी, इसलिए तो इसे पाली कहा गया है ना, इसीलिए इसे क्या कहा गया, पाली, पाली न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला, मतलब कि एक श्रृंखला में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, बताया गया है पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दिया हुआ है। तब हम जानेंगे क्या, न्यूक्लियोटाइडों की संख्या, न्यूक्लियोटाइडों के प्रकार, ठीक, न्यूक्लियोटाइडों का प्रकार। आइए हम जान लेते हैं न्यूक्लियोटाइडों के प्रकार के बारे में। तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो कौन कौन सा, तो एक एडेनिन वाला, क्योंकि नाइट्रोजनी क्षार 4 होते हैं, एडेनिन वाला, ग्वानिन वाला, साइटोसिन वाला और थायमिन वाला, ठीक। तो उसी को हम बनाएंगे। हम लोगों ने बनाया था किसका संरचना, तो एक डीऑक्सीराइबोस शुगर का, यानी कि शर्करा का संरचना हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ था कुछ इस तरह से, ठीक। यहाँ पे जो है क्या है, तो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ठीक। ये जो है ये OH समूह H, उसके बाद से ये जो है ये संरचना एक डीऑक्सी राइबोस शर्करा की है, किसकी, तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा की, डीऑक्सी राइबोस शर्करा की, यानी कि शुगर की, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है प्राइमरी कार्बन है, ये जो है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, ये जो है तृतीयक कार्बन है टर्शियरी, ये जो है चौथा कार्बन है न्यू, और ये जो है आपका 5वां कार्बन है, ठीक। तो ये जो है एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा है। मैंने बताया है वहाँ पे कि जो प्राथमिक कार्बन है उसका हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी ग्रुप का विस्थापन किसी नाइट्रोजनी क्षार द्वारा होता है, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार द्वारा होता है। तो वहाँ पे जो है एक प्रकार का ये क्या है, तो नाइट्रोजनी क्षार का विस्थापन हुआ, और जो 5वें नंबर का कार्बन है वहाँ से OH का विस्थापन होता है किसके द्वारा, तो फास्फेट समूह द्वारा, फास्फेट समूह द्वारा जो है क्या होता है, तो OH का विस्थापन होता है 5वें कार्बन से। तब जाकर के क्या, यहाँ पे पंचकार्बनीय शर्करा हो गया, नाइट्रोजनी क्षार हो गया और फास्फेट समूह एक मिला करके बनता है क्या, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो देखिए यहाँ पे जो है नाइट्रोजनी क्षार जो है मान लेते हैं एडेनिन वाला है, एडेनिन वाला, तो एक प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार हुआ, एक प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार। दूसरा देखते हैं, ये जो है प्राथमिक कार्बन है 1, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ये जो है 4th है, और उसके बाद से यहाँ पे होता है क्या, तो CH2PO4, CH2PO4, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे जो है OH, ठीक। यहाँ पे जो है मान लेते हैं दूसरा जो है नाइट्रोजनी क्षार लेते हैं ग्वानिन वाला, तो ये जो है ग्वानिन वाला नाइट्रोजनी क्षार है, तो ये ग्वानिन वाला आपका क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक। तीसरा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो है क्या है, तो तीसरा जो है न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा, तो साइटोसिन वाला, साइटोसिन वाला। अब जो है यहीं पे हम लोग चौथा देख लेंगे, ठीक, यहीं पे चौथा देख लेंगे क्या है, तो ये थायमिन वाला है, SH, ये क्या है, तो थायमिन वाला न्यूक्लियोटाइड है। तो कुल मिलाकर के हमने 4 प्रकार का न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बनाया। तो क्या मतलब, DNA के न्यूक्लियोटाइड में कुल 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक जो है
पॉलीन्यूक्लियोटाइड में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की संख्या, न्यूक्लियोटाइडों की संख्या हजारों हो सकती हैं, लेकिन उसमें 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एडेनिन वाला, ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन वाला और थायमिन वाला न्यूक्लियोटाइड। यहाँ तक बात क्लियर है? 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ये बातें याद रखिए कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार से, नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में कितना? 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, बस 4 ही। उसके बाद से पेंटोस शर्करा। कौन सा पेंटोस शर्करा? तो वह होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। पेंटोस का मतलब 5 कार्बन युक्त शर्करा, 5 कार्बन युक्त शर्करा। उसके बाद से फास्फेट समूह, इसका मतलब होता है PO4। न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया? न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया तो आप जो है कमेंट करिएगा कि हाँ न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे। तो ये जो डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, क्या मतलब कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मतलब है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों की संख्या, हजारों की भी संख्या हो सकती है। अब डीएनए का एक और न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होता है। एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हम लोग जो है यहाँ पे बनाए। इसके अलावा एक और न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, तभी तो 2 बनेगा ना। 2 बनेगा कब? जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनेगी। एक 4 होंगे तो दूसरे में भी तो यही 4 होंगे ना दूसरे में। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, उसी कंप्लीट फिगर के बारे में हम लोग, एग्जैक्ट फिगर के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो उसको हम देख लेते हैं कि वो एग्जैक्ट फिगर कैसे होता है। दोनों जो श्रृंखलाएं होती है न्यूक्लियोटाइडों की, किस तरह से एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती हैं। इसे जानने के लिए आपके जुबान पर कुछ बातें होनी चाहिए, यानी कि हमेशा याद रहना चाहिए। क्या मतलब कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कितने होते हैं डीएनए में? तो 2। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए में कितने होते हैं? तो 2। दूसरी बात, नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में कितने प्रकार के होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यही तो 4 होता है ना। उसके बाद से ये जानिए कि पेंटोस शर्करा कौन सा होता है? तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा, यही तो होता है ना पेंटोस शर्करा डीएनए में, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। इतनी बात जो है आप ध्यान दिए रहिए, याद किए रहिए, तब जाकर के आगे की बातें जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। हम जो है खूब अच्छे से उसे बताने का प्रयास करेंगे। आप जो है वीडियो को 1 बार 2 बार देखिएगा, ज़रूर आपको ये जो बातें हैं वो समझ में आएगी। अब हम जानेंगे डीएनए का एग्जैक्ट फिगर क्या होता है। डीएनए का एग्जैक्ट फिगर, आइए बनाते हैं डीएनए का एग्जैक्ट फिगर। डरना नहीं है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। सभी को समझ में आना चाहिए और इसीलिए हम जो है एकदम लो लेवल से आपको बायोलॉजी बता रहे हैं कि सभी लोगों को जो है ये बातें समझ में आएंगी। चलिए हम लोग जो है पेंटोस शर्करा का संरचना कुछ इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे जो है C, ठीक, एक जो है ये आपका क्या है? पेंटोस, ये 1 डिग्री है। यहाँ पे जो होता है कोई ना कोई नाइट्रोजनी क्षार होगा N। उसके बाद से मान लेते हैं यहाँ पे एडेनिन है, क्या है? तो एडेनिन है, एडेनिन है। उसके बाद से H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पे वो H और यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या? तो CH2 और उसके बाद से यहाँ पे जुड़ा होता है फास्फेट समूह 5वें कार्बन से। ठीक, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, तीसरा, उसके बाद से ये है चौथा और ये है कौन सा? 5वां। तो पहले कार्बन से कोई नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद से 5वें से जो है फास्फेट समूह जुड़ा होता है, तब जाकर के यह एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये क्या बनता है? तो एक न्यूक्लियोटाइड। यहाँ तक बात समझ में आई। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ा होता है? तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड के लिए भी एक बातें यहाँ पे याद रखिए कि जो तीसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन का हाइड्रोक्सी समूह का जो विस्थापन होता है वह किसके साथ होता है? तो फास्फेट समूह के साथ होता है।
फास्फेट समूह के साथ होता है, यानी कि CH2 उसके बाद से CH ठीक। तो यहाँ पे जो है हम बनाए दूसरा, ठीक, कौन सा, तो दूसरा फास्फेट, दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ये जो है पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये हो गया इसका पांचवा। बात को समझिए आप। उसके बाद से यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा कोई नाइट्रोजनी क्षार ले लेते हैं, साइटोसिन ले लेते हैं, कौन सा, तो साइटोसिन। उसके बाद से यहाँ पे H, यहाँ पे H, और उसके बाद से फिर तीसरा कार्बन है, इसके साथ भी यही जुड़ा होगा ना, फास्फेट समूह, इसके भी साथ कौन सा जुड़ा होगा, फास्फेट समूह होगा, ठीक, इसके भी साथ क्या जुड़ा होगा, तो फास्फेट समूह होगा। चलिए अब CH2, उसके बाद से C, हाँ, तो यहाँ पे हमने जो है अगला बनाया, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो यहाँ पे अगला जो ग्रुप आ जाएगा, अगला मतलब क्या, हम लोगों ने यहाँ पे एडनिन ले लिया, साइटोसिन ले लिया, अगला ले लेते हैं क्या, थायमिन ले लेते हैं, यहाँ पे थायमिन, ठीक, यहाँ पे H, यहाँ पे H, उसके बाद से यहाँ पे H, ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब जो है ये तीसरा कार्बन है, इसके साथ क्या जुड़ा होगा, PO4 और यानी कि फास्फेट समूह। उसके बाद से CH2, ये हो जाएगा यहाँ पे CH2 CH, ये जो हो जाएगा तीसरा आपका, ठीक, समझिए यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा, तो ये तीसरा अगला जो हो जाएगा, तो तीसरे नंबर पे क्या जुड़ रहा है, तीसरे कार्बन पे, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, उसके बाद से यहाँ पे अगला जो है कौन सा बच रहा है, एडनिन हो गया, ग्वानिन, यहाँ पे क्या हो जाए, तो ग्वानिन, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमने बनाया क्या, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जिसमें चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं, एडनिन वाले, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन वाले, चारों प्रकार के इसमें जो है। यहाँ पे बातें याद रखना है कि पहले कार्बन से कोई नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है हाइड्रोक्सी समूह का विस्थापन करके, पांचवें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सी समूह का विस्थापन होता है, और तीसरे कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह का विस्थापन होता है किसके द्वारा, तो फास्फेट समूह का, जब एक पंचकार्बनीय शर्करा का यानी कि एक राइबोस शर्करा का दूसरे राइबोस शर्करा से जुड़ना होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, तो जो फास्फेट समूह होता है वो तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इतनी बात जो है आप यहाँ पे याद रखिए। चलिए आगे हम जान लेते हैं इसकी और संरचना के बारे में। तो ठीक वैसा ही एक समूह है और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, बताया गया यहाँ पे। तो हम दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाएंगे, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। दूसरा न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला देखिए, तो ये जो है यहाँ पे हो जाएगा प्राथमिक, ये द्वितीयक, ये तृतीयक, ये चौथा, और उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा CH2 पाँचवा, और पाँचवें से जुड़ा होता है कौन सा, तो PO4 समूह, फास्फेट समूह जो है पाँचवें से जुड़ा होता है। और पहले से जुड़ा होता है क्या, तो कोई नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार मतलब यहाँ पे जो है थायमिन जुड़ा है, कौन सा, तो थायमिन। ठीक, तो ये जो है नाइट्रोजनी क्षार यहाँ पे जुड़ा हुआ है पहले कार्बन से, ये H
OH। ठीक, इतनी बातें आई समझ में। अब यहाँ पे जो होगा क्या, तीसरा कार्बन होगा, ये जो है यहाँ पे क्या होगा, तो तीसरा कार्बन से ये जुड़ा होगा 1 2 3 फास्फेट समूह। दो न्यूक्लियोटाइडों को आपस में जोड़ना है, तो दो न्यूक्लियोटाइडों को आपस में जोड़ना है तो एक का फास्फेट समूह दूसरे के तीसरे कार्बन के साथ, दूसरे के 5 कार्बन वाले तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक, यहाँ पे कार्बन है। अब जो है ये पहला कार्बन, द्वितीयक, ये तृतीयक, ये फोर्थ हो गया, और उसके बाद से ये जो है फिफ्थ कार्बन हुआ, और इसके साथ जो है क्या जुड़ा रहता है, तो PO4। इसके साथ कौन सा कार्बन जुड़ा रहेगा, कौन सा समूह जुड़ा होगा, तो PO4। अब जो है मान लेते हैं यहाँ पे कोई नाइट्रोजनी क्षार है, और ये नाइट्रोजनी क्षार कौन सा है, तो ग्वानिन है। कौन सा है, तो ग्वानिन है। नाइट्रोजनी क्षार ग्वानिन, यहाँ पर H, यहाँ पे H, उसके बाद से यहाँ पे। आगे हम बढ़ेंगे, और यहाँ पे जो होगा क्या, तो अगला समूह ये जो है 1 डिग्री है, और इसके साथ कोई ना कोई क्या जुड़ा रहता है, तो नाइट्रोजनी क्षार। और यहाँ पे मान लेते हैं कि जो नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा है वो थायमीन है। क्या है, तो थायमीन है। ये जो है आपका प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक, तृतीयक, ये फोर्थ, और यहाँ पे हो जाएगा फिफ्थ। यहाँ पे हो जाएगा क्या, फिफ्थ। और फिफ्थ के साथ क्या जुड़ा होता है, PO4, यानी कि फास्फेट समूह। चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन को रख देते हैं जहाँ पे हैं। ये बॉन्ड को क्लियर करता है हाइड्रोजन पंचकार्बनीय शर्करा में। ठीक, तो यहाँ पे जो है एक और श्रृंखला यहाँ पे बनाएंगे, ये C, ठीक। यहाँ पे जो है हम एक और श्रृंखला बनाए, ये जो है क्या होगा, तो PO4 होगा। ये जो हो जाएगा क्या, तो PO4। ठीक, फास्फेट समूह, ये क्योंकि ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे जो है पांचवा कार्बन होगा ना, एक मिनट, ये CH2, उसके बाद से पांचवें कार्बन के बाद हो जाएगा PO4 है ना। यहाँ पे जो है एक श्रृंखला हमें देखने को मिल रही है, और उसके बाद से ये 1 2 3 5 कार्बन हो गया। तो पहले कार्बन के साथ शर्करा के, शुगर के पहले कार्बन के साथ जो है नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है। बताया गया यहाँ पे मानते थे कि नाइट्रोजनी क्षार G है, ग्वानिन है। नाइट्रोजनी क्षार क्या है, ग्वानिन है। अब जो इसे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर जो है हमने क्या किया, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाया। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यहाँ पे बनाया हुआ है। कौन कौन सा, तो एक हो गया, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कौन सा है, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है आपका बहुत सारे देखिए, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये रहा, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये रहा। इसमें चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों को दिखाया, एडेनिन वाला भी, साइटोसिन वाला, थायमिन वाला और ग्वानिन। इसमें भी अब DNA में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं। दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। तो देखिए, ये बातें आपको याद रखनी है कैसे, तो जो एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ जुड़ेगा। एडेनिन किसके साथ, तो थायमिन के साथ जुड़ेगा। दिख रहा है, नहीं, एडेनिन जो है थायमिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन किसके साथ, तो थायमिन के साथ। उसके बाद से थायमिन भी किसके साथ जुड़ेगा, तो एडेनिन के साथ जुड़ेगा। ये बात याद रखनी है। साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ जुड़ता है, और ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा, तो साइटोसिन के साथ। किस में,
तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तब। अब जो है जो एडेनिन होता है थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो थायमिन भी एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ेगा। साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, तो ग्वानिन भी साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहेगा। ये बातें जो है आपको याद रखनी है, इतनी बातें जो है याद रखनी है। ठीक, अब हम आगे बढ़ जाएंगे और देख लेंगे। देखिए ये जो है आपका एडेनिन है और ये थायमिन के साथ जुड़ेगा, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। साइटोसिन है ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। उसके बाद से जो थायमिन है यह जो है एडेनिन के साथ जुड़ेगा, यहाँ पे एडेनिन होगा, क्या एडेनिन, तो यहाँ पे जो है एडेनिन के साथ जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। और उसके बाद से ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, ग्वानिन किसके साथ, तो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इतनी बातें जो है आपको याद रखनी है, इतनी बातें जो है अब आपको याद रखनी है कि क्या मतलब एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद से थायमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। इतनी बातें जो है आपको याद रखनी है। ठीक, इतनी बातें समझ में आया होगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप जो है इसे क्या करेंगे, इसे जो है 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम आगे जानते हैं वाटसन एवं क्रिक मॉडल। वाटसन एवं क्रिक मॉडल। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की ये संरचना बनाने के लिए डीएनए की संरचना पर एक मॉडल प्रस्तुत किया था, उसी को कहा जाता है वाटसन एवं क्रिक मॉडल। और उन्होंने बताया था कि ये जो दोनों क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे से जो है जुड़ी होती हैं एक रस्सी की तरह, उसी को कहा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। यानी कि इसे ही कह सकते हैं कि वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल, वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल। आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जो है हमने डबल हेलिक्स मॉडल बनाया, किसका, तो वाटसन एवं क्रिक का, वाटसन एवं क्रिक का यहाँ पे जो है हमने डबल हेलिक्स मॉडल बनाया। यहाँ पे जो है ये पार्ट दिख रहा है, जो ये जो बैकबोन वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें होता है फास्फेट समूह और शुगर, फास्फेट समूह और शुगर, फास्फेट समूह और शुगर। ये जो बैकबोन बनाता है इसका फास्फेट समूह और शुगर, फास्फेट समूह और शुगर, ये जो है इसका बैकबोन बनाता है, शुगर फास्फेट समूह और शुगर। ठीक, और उसके बाद से जो ये जो संरचना दिख रही है इसमें नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, देखा गया ना, नाइट्रोजनी क्षार एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, तो नाइट्रोजनी क्षार भी क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो है जोड़ते हैं।
सभी हम कंप्लीट संरचना बनाएंगे यहाँ पे। ठीक, ये सभी में होता है, इतना हम कुछ ही पार्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं, सभी में होता है। मान लीजिए कि ये एडेनिन है तो इसके साथ थायमिन जुड़ेगा, ये जो है साइटोसिन है तो इसके साथ आपका ग्वानिन जुड़ेगा, ये जो है क्या है तो ये थायमिन है तो इसके साथ एडेनिन जुड़ेगा, और उसके बाद से ये जो ग्वानिन है तो इसके साथ साइटोसिन जुड़ेगा। इस तरह से जो है दोनों संरचनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इस तरह से क्या है, दोनों संरचनाएं जो है क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और नीचे तक बनाते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पे जो है हमने एक क्या बनाया, वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल बनाया हुआ है। वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल, ये जो बैकबोन बना रहा है ये वाला साइड, ये वाला साइड, इसमें होता है फास्फेट और शुगर, ये वाला फास्फेट और शुगर, फास्फेट और शुगर। और यहाँ पे जो है ये दिख रहा है बीच में जो है नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, बीच वाले जो क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ठीक, इतनी बातें आई समझ में। अब जो जानिए वाटसन और क्रिक ने क्या कहा। सबसे पहली बात कहा कि दोनों न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने, दोनों न्यूक्लियोटाइडों के बीच की लंबाई को, बीच की लंबाई को जो है, बीच का जो व्यास होता है, दोनों न्यूक्लियोटाइडों के बीच का जो व्यास होता है वह होता है कितना, तो 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम दोनों न्यूक्लियोटाइडों के बीच का। उसके बाद से ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बीच का जो व्यास होता है वो क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना व्यास होता है, तो 20 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसकी संख्या को 10 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो 10 है, यहाँ से यहाँ तक जो है न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी हो रही है, 10। और 10 न्यूक्लियोटाइडों की संख्या को, न्यूक्लियोटाइड को बीच की दूरी है, न्यूक्लियोटाइडों की बीच की दूरी को जो है कहा जाता है एक पिच। क्या कहते हैं, एक पिच। 10 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो एक पिच कहा जाता है। अब देखिए, तो 10 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी को एक पिच कहा जाता है, और एक पिच की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी, 34 एंगस्ट्रॉम एक पिच है, और एक पिच की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये बातें जो है किसने, वाटसन एवं क्रिक ने बता रखी हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, दूसरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। तो एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहीं से शुरू होगी, यहाँ से PO4 फास्फेट समूह से शुरू हो रही है, तो अंत किस कहाँ पे होगा, तो हाइड्रोक्सी समूह को, हाइड्रोक्सी समूह को। इसको जो है 5 डैश कहा जाता है। इस इंड को, इस छोर को जो है 5 डैश, तो जहाँ पे समाप्त होगा इसको जो है 3 डैश कहा जाएगा। क्या, 3 डैश। उसी तरह से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है हाइड्रोक्सी समूह से शुरू हो रहा है, तो इसको जो है हम कहेंगे 3 डैश, और ये समाप्त होगा PO4 पे, यानी कि इसको कहा जाएगा क्या, 5 डैश। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला 5 डैश से शुरू होगी, 5 डैश से शुरू होगी, और समाप्त कहाँ पे होगी, देखिए समाप्त होगी 3 डैश पे, 3 डैश पे। दूसरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है 3 डैश से प्रारंभ होगी, 3 डैश से, और समाप्त कहाँ पे होगी, समाप्त होगी कहाँ पे, तो 5 डैश से। इतनी बातें जो है वाटसन एवं क्रिक ने बता रखी हैं अपने कहाँ पे, तो डबल हेलिक्स मॉडल पे, अपने डबल हेलिक्स मॉडल पे। तो इतनी बातें जो है समझ में आई।
तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मतलब यहाँ पे तो हाइड्रोक्सी समूह 3' वाला इंड है और PO4 क्या है 5' वाला इंड है। उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह 3' वाला, ठीक इसके विपरीत 3' वाला, और PO4 जो है 5' वाला। यानी कि एक जो श्रृंखला होगी, एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला 5' से शुरू होगी और एक छोर 5' से शुरू होगा, तो इसका दूसरा जो छोर होगा वह 3' पर इंड होगा, 3' पर इंड होगा। इसके दो छोर हो रहे हैं ना, एक 5' और दूसरा 3'। इसी तरह से दूसरा न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है वह 3' से शुरू होगा, यानी कि हाइड्रोक्सी समूह से। तो क्या होगा, ये भी इसका दूसरा जो छोर होगा इंड होगा, वो कहाँ पे होगा 5' पे जा कर के इंड होगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, तो एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दूसरे न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से कैसे, एक न्यूक्लियोटाइड जो है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा होता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जो तीसरा कार्बन होता है उससे जुड़ा होता है। उसकी प्रकार से यहाँ पर भी है। उसके बाद से एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दूसरे न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से कैसे जुड़ा होता है, तो नाइट्रोजनी क्षारों से। तो यहाँ तक बात समझ में आई, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सब कुछ समझ में आ रहा है। आप जो है वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको जो है ये समझ में आएगा। हम यहाँ तक ही आज के वीडियो में रहने देते हैं, इसके आगे का जो है अगले पार्ट में हम बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।